जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के क्लास 10 ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर के पार्ट सी को। इससे पहले चैप्टर 1 के ए एंड बी हो चुका है। अगर इसे आप नहीं देखे हैं तो आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं। शुरू करते हैं क्लास 10 ज्योग्राफी के चैप्टर पार्ट सी को। चैप्टर 1 के पार्ट सी को। व्हाट इज ग्लेशियर, यानी बर्फानी दरिया का काम या ग्लेशियर का काम क्या है। ग्लेशियर को बांग्ला में हिमोबाह कहते हैं। हिम मीन्स बर्फ, बाहो मीन्स बहना। बर्फानी दरिया की पैदाइश उस मकाम पर होती है जहां बर्फ जमने की शरह पिघलने की शरह से ज़्यादा होती है। बालाई पहाड़ों और कुतबी इलाकों में जहां दर्जा हरारत मुस्तमाद से नीचे और बारिश बर्फ की शक्ल में होती है, वह इलाका मुस्तकिल तौर पर बर्फीला बन जाता है। इस इलाके में गुजरते वक्त के साथ साथ बर्फ की परतों का जमाव होता जाता है, जिससे निचली परत दबाव की वजह से सख्त व ठोस हो जाती है। जब बर्फ की मिकदार ज़्यादा जमा हो जाती है तो हवा मुस्तकिल तौर पर कायम नहीं रह पाती, बल्कि कशिश अरजी और ज़्यादा दबाव की वजह से ऊंचे मकामात से नीचे ले ढाल की तरफ खुद ब खुद बहने लगती है। इस बहती हुई बर्फ को बर्फानी दरिया या ग्लेशियर कहते हैं। यानी ग्लेशियर के बहाव को ही हम लोग ग्लेशियर का बहाव या बर्फानी दरिया कहते हैं। ग्लेशियर जमीन की सतह पर ताज़ा पानी का सबसे बड़ा जरिया है। ग्लेशियर जमीन की सतह पर ग्लेशियर जमीन की सतह पर ताज़ा पानी का सबसे बड़ा जरिया है। ग्लेशियर एज लार्जेस्ट सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर ऑन द अर्थ। बर्फ अभी बुखारात का ठोस शकल है। जब खुर्राबाद का दर्जा हिरारत नुक्ता अंजमाद यानी फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री से कम हो जाती है तो पानी जमकर ठोस शकल अख्तियार कर लेता है, जिसे हम आइस या बर्फ कहते हैं। जब बर्फ की बारिश होती हो तो उसे बर्फबारी या स्नोफॉल कहते हैं। जिन इलाकों का दर्जा हरारत कम होता है वहाँ बर्फ की पैदाइश होती है। सर्दी इतनी ज़्यादा होती है कि सर्दी के ज़माने में बर्फ गर्मी के मौसम में पिघल नहीं पाती, इसलिए हर साल बर्फ की मिकदार में इजाफा होता रहता है। जो खित्ता सालों भर बर्फ से ढका रहता है उसे बर्फानी खित्ता या स्नो फील्ड कहते हैं। खटे इस्तवा से यानी इक्वेटर से कुतुबों की तरफ बढ़ने पर सोनोलाइन की बुलंदी घटती जाती है। दुनिया के कुल पानी का 17% पानी आइस कैप, ग्लेशियर और मुस्तकिल बर्फ की शक्ल में मौजूद है, जो देखा जाए तो निहायत ही कम है, लेकिन ताज़ा पानी के एतबार से ये कुल पानी का 8.7% है। There are three types of glacier war, यानी ग्लेशियर तीन तरह से काम करता है। जब जैसे कि दरिया के बहाव के तीन काम हैं: इरोशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन। तो इसी तरह से ग्लेशियर के भी तीन काम होते हैं। ग्लेशियर के बहाव के तीन काम होते हैं: कटाव, बहाव और जमाव। कटाव को यानी इरोशन को तीन पार्ट्स में तकसीम किया गया है। नंबर एक, फ्लाकिंग, एब्रेशन, एट्रेशन। फ्लाकिंग, ये सब के बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ये ट्रांसपोर्टेशन, जैसे कि आप लोग दरिया के काम में ट्रांसपोर्टेशन पढ़े हैं या सुने हैं या लेक्चर सुने हैं, उसी तरह से ट्रांस ग्लेशियर ऑफ वर्क के ट्रांसपोर्टेशन में भी सेम काम है। डिपोजिशन, जैसे कि वर्क ऑफ रिवर के डिपोजिशन के बारे में आप लोग जानते हैं या सुने हैं या पढ़े हैं, उसी तरह से वर्क ऑफ ग्लेशियर के डिपोजिशन भी है। Glacial erosion, landforms created by glacial erosion, pattern, monster lakes, circus, terns, forests, arids, ponds, ये सब के बारे में, ये जो आप लोगों के सामने है, पैटर्न, मॉन्स्टर लेक, सर्कस, टर्न, जॉर्वेज, एरिड और हॉर्न्स, ये सब के बारे में तफसीली जानकारी पढ़ेंगे। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ ग्लेशियर, यानी ग्लेशियर की कितनी किस्में होती है।
ये जो पूरी दुनिया है, दुनिया में ग्लेशियर जो है इसकी कितनी किस्में हैं? ग्लेशियर आमतौर पर ग्लेशियर की 3 किस्में हैं। बर्फानी दरिया खास तौर से 3 अक़साम के होते हैं जो फॉलोइंग: कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर जिसको उर्दू में बड़ा आज़मी ग्लेशियर कहते हैं। कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर जिसको उर्दू में बड़ा आज़मी ग्लेशियर कहते हैं। नंबर बी, माउंटेन अल्पाइन या वैली ग्लेशियर। नंबर 2 में जो है माउंटेन अल्पाइन वैली ग्लेशियर कहते हैं। इसको माउंटेन भी कहेंगे, अल्पाइन भी कह सकते हैं, वैली ग्लेशियर भी कह सकते हैं। उर्दू में यू पहाड़, अल्पाइन वादी ग्लेशियर। नंबर सी, पेडी पेडमोंट ग्लेशियर यानी दामन कोही बर्फानी दरिया। ये 3 किस्म के ग्लेशियर दुनिया में पाए जाते हैं खास तौर पर। आइए इन सब के बारे में तफसीली जानकारी लेते हैं। आप लोगों के सामने कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर यानी बड़ा आज़मी ग्लेशियर, दुनिया का सबसे कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर के नाम लैम्बर्ट ग्लेशियर ऑफ अंटार्कटिका है। यानी अंटार्कटिका जो पोल में कायम है वो दुनिया का सबसे कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर का मिसाल है, लैम्बर्ट ग्लेशियर ऑफ अंटार्कटिका। The world's largest glacier is the Lambert Glacier in Antarctica according to the United States Geological Survey. The glacier is more than 60 miles, yani 96 kilometers wide, and its widest point about 270 miles, yani 435 kilometers long, and has been measured to be 8,200 feet, yani 2050 meter 500 meters deep at its center। कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर के बारे में। उसके बाद जानेंगे हम लोग नंबर बी, माउंटेन अल्पाइन वैली ग्लेशियर के बारे में। माउंटेन यानी पहाड़ी घाट बर्फानी दरिया, बालाई पहाड़ी खित्तों में पुरानी नदियों की बालाई पहाड़ी खित्तों में पुरानी नदियों की घाटियों में फिसलने वाले ग्लेशियर को पहाड़ या घाटी बर्फानी दरिया कहते हैं। मसलन कराक्रम पहाड़ में वाक़ सियाचिन हिंदुस्तान ही में है। ग्लेशियर हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पहाड़ी ग्लेशियर है। इसकी लंबाई तकरीबन 72 किलोमीटर है। यानी माउंटेन ग्लेशियर की जो मिसाल है वो सियाचिन ग्लेशियर है। इसे यहाँ पे जो दिखाया गया आप लोगों के लिए, हार्वर्ड ग्लेशियर ऑफ अलास्का इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ माउंटेन ग्लेशियर। हार्वर्ड ग्लेशियर ऑफ अलास्का इज द largest glacier mountain is Howard Glacier of Alaska। नंबर सी, आप लोगों के सामने पेडमोंट ग्लेशियर यानी जिसमें दामन को ही बर्फानी दरिया कहते हैं। आइए एक बात आप लोगों को बताना भूल गया था, माउंटेन ग्लेशियर में अंटार्कटिका में वाक़ लैम्बर्ट ग्लेशियर दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, जैसे कि बताया आप लोगों को। और अलास्का के हार्वर्ड ग्लेशियर सबसे बड़ा पहाड़ी ग्लेशियर है। दुनिया का सबसे बड़ा पहाड़ी ग्लेशियर का नाम हार्वर्ड ग्लेशियर है। नेक्स्ट नंबर 3, पेडमोंट ग्लेशियर जिसको दामन को ही बर्फानी दरिया कहते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा दामन को ही बर्फानी दरिया यानी पेडमोंट ग्लेशियर का मिसाल मलस्पीना, अलास्का के मलस्पीना है। Malaspian Glacier of Southeast Alaska। Malaspian Glacier of Southeast Alaska is the largest Piedmont glacier। कॉन्टिनेंटल यानी बड़ा आज़मी कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर के बारे में आप लोगों के सामने कुछ पेश करने जा रहे हैं। जो बर्फानी दरिया एक वसी बर्फीली चादर से पूरे बड़ा आज़म को ढक लेते हैं। पॉइंट भी नोटेड, जो बर्फानी दरिया एक वसी बर्फीली चादर से जो ग्लेशियर एक वसी यानी एक चौड़ा बर्फीली चादर से पूरे कॉन्टिनेंट को घेर लेता है,
ढक लेता है, उसे कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर कहते हैं। उसके बाद हम लोग जानेंगे बर्फानी खित्ता या लकीर, बर्फानी खित्ता यानी सोनोलाइन के बारे में। सोनोलाइन सोनोलाइन के बारे में जानने से पहले आप लोगों को कहूँगा कि आप तस्वीर को गौर से देखें, बखूबी गौर से देखें। तस्वीर को देखने से ही आधा जानकारी हो जाता है। सोनोलाइन के बारे में, सोनोलाइन यानी बर्फीली लकीर। सोनो मीन्स बर्फ, लाइन मीन्स लकीर। The climatic sonoline is the boundary between a snow-covered and snow-free surface. The actual sonoline may adjust seasonally and be either significantly higher in elevation or lower. The permanent sonoline is the level above which snow will lie or tear. सोनोलाइन के बारे में उर्दू में आप लोग यूँ समझ सकते हैं, बर्फानी लकीर पहाड़ों की बुलंदी पर वाक़ व फर्जी लकीर है। बर्फानी लकीर पहाड़ों की बुलंदी पर वाक़ व फर्जी लकीर है जो सालों भर मुस्तकिल तौर पर, परमानेंट तौर पर बर्फ़ से ढके रहते हैं। उसे सोनोलाइन कहते हैं। सोनोलाइन की बुलंदी अमूमन एल्टीट्यूड, बर्फबारी की मिकदार, हवा की सिंच और सतह ज़मीन की सतह पर इन्हिसार करती है। उत्तरी इलाकों में बर्फानी खित्ता की बुलंदी सतह समंदर पर होती है। इस्तिवाई यानी इक्वेटोरियल इलाकों में इसकी बुलंदी 5,000 मीटर से ज़्यादा होती है। हिमालयाई खित्ते में 4,000 से 5,000 मीटर तक और अल्प्स में तकरीबन 2700 मीटर तक होती है। नेक्स्ट, आइसबर्ग। आइसबर्ग, आइस मीन्स बर्फ, जानते हैं आइसबर्ग के बारे में। एन आइसबर्ग इज ए पीस ऑफ फ्रेश वाटर। जैसे कि आप लोग फ्रिज में जब पानी को रखते हैं या बर्फ़ के टुकड़े को, बर्फ़ के पीस को लेने के लिए बर्फ़ आइस ट्रे में पानी डाल के फ्रिज में रखते हैं, तो वो जो ट्रे में जो आइस निकलता है उसी को समझिए कि ये आइसबर्ग है। एंड आइसबर्ग इज अ पीस ऑफ फ्रेश वाटर आइस मोर देन 15 मीटर long that was broken off a glacier or an ice shelf and is floating freely in open salt or water. आइसबर्ग को हम लोग उर्दू में यूँ समझ सकते हैं, लफ्ज़ आइसबर्ग बीच जुबान के आइसबर्ग से माखूज है, यानी ड्राइव्ड है, जिसके माने बर्फीला पहाड़ है। बर्फीला पहाड़, आइसबर्ग के माने हैं बर्फीला पहाड़। जब ग्लेशियर आगे बढ़कर समुंदर तक पहुंच जाता है और उसकी बर्फानी चट्टानें समुंदर में तैरने लगती है तो उन्हें आइसबर्ग कहते हैं। समझ गए? यानी वो आइसबर्ग वो ग्लेशियर जो ग्लेशियर समुंदर तक पहुंच जाता है और उसकी बर्फानी चट्टानें समुंदर में तैरने लगती हैं तो उन्हें आइसबर्ग कहते हैं। क्योंकि बर्फ पानी से हल्का होता है। आप लोग घर में भी देखते हैं कि जब बर्फ को निकालते हैं, पानी में डालते हैं तो बर्फ ऊपर में तैरता है, दैट इज आइसबर्ग। इसलिए उसकी कुल मोटाई 1/9 हिस्सा है, सतह समुंदर पर नजर आते हैं। ये बर्फ के पौधे जहाजरानी के लिए खतरा साबित होते हैं। यदि ये बर्फ के जो बड़े बड़े टुकड़े हैं जब समुंदर में तैर रहा है तो इससे जो शिप्स वगैरह है, जहाज है, बड़े बड़े शिप्स है, उसको इन टुकड़ों से बहुत ही खतरा महसूस होता है, अंदेशा रहता है कि इनसे अगर टकराए, इनसे अगर इन बर्फ के टुकड़े से अगर कोई जहाज टकराती है तो वो जहाज पलट भी जाती है और बैलेंस खो देती है, जिससे काफ़ी नुकसान होता है। जब ये समुंदर के गर्म हिस्से में पहुंचते हैं तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट कर पानी में घुल जाते हैं। यानी ये टुकड़ा आइसबर्ग समुंदर में बहते बहते गर्म इलाके में यानी खतीसवा के इलाके में चले जाते हैं तो वो आइसबर्ग आहिस्ते आहिस्ते पिघल कर छोटे छोटे टुकड़े में बदल कर पानी में घुल जाते हैं। नेक्स्ट,
क्रेप्स के बारे में हम लोग जानेंगे। ये क्रेप्स की तस्वीर आप लोगों के सामने। व्हाट इज क्रेप्स? ए क्रेप्स इज अ डीप क्रैक दैट, क्रैक मीन्स क्रैक, देख पा रहे हैं आप लोग, क्रैक होना यानी फट जाना, यानी चीर हो जाना। जैसे कि कोई बच्चा या आदमी कहीं से गिर जाता है तो उसका हड्डी, जैसे कि हड्डी को टूट जाना या फट जाना कहते हैं, इसी को क्रैक कहते हैं। यानी जब उसको एक्सरे किया जाता है हड्डी को, तो उसमें जो क्रैक दिखाए जाते हैं, दैट इज क्रैक। A cracks is a deep crack that forms in a glacier or ice sheet that can be a few inches across to over 50 feet. Cracks form as a result of the movement and resulting stress associated with the surface generated when two semi-solid pieces above a plastic substrate have different rates of movement. उर्दू में क्रेप्स को हम लोग यूँ जान सकते हैं। क्रेप्स को उर्दू में बर्फानी दरार यानी क्रैक कहते हैं। ग्लेशियर के मुख्तलिफ रफ्तार के सबब तनाव पैदा होता है, जिससे उसमें दरार पड़ जाती है। उन दरारों को बर्फानी दरार कहते हैं। जब दरारें यानी क्रैक ग्लेशियर के बहाव के मतवासी होती है, पैरेलल होती है, तो उसे लॉन्गिट्यूडिनल क्रैक्स कहते हैं। और जब ये दरारें ग्लेशियर के आर पार चौड़ाई में बन जाती हो, तो उन्हें अर्जी बर्फानी दरिया ट्रांजिट क्रैक्स कहते हैं। जो दरारें ग्लेशियर के किनारों पर बनती है, उन्हें मार्जिनल क्रैक्स कहते हैं। नेक्स्ट आप लोगों के सामने बर्गर्स, ब्रैग फ्रंट। ब्रैग फ्रंट क्या है? व्हाट इज ब्रैग फ्रंट? ये ब्रैग फ्रंट or rimage is a crepe that forms where moving glacier ice separates from the stagnant ice or field. Field above it is often a serious obstacle for mountaineers who movement times braves braves to start. बर्ग श्रेणी को हम लोग यूँ समझ सकते हैं उर्दू में, ग्लेशियर की वैली के ऊपर भी हिस्सा में बर्फ का ऊपरी हिस्सा बर्फानी खित्ता से हट जाता है, जिससे वहाँ, जैसे कि आप लोग तस्वीर में देख पा रहे हैं, जिससे वहाँ एक वसी गैर हमवार और बर्फानी दरिया पड़ जाती है। उस वसी बर्फानी दरिया को ही बर्गस्ट्रैंड कहते हैं। बर्गस्ट्रैंड एक जर्मन लफ्ज है। यहाँ बर्ग से मुराद पहाड़ और स्ट्रैंड से मुराद क्रैक है। फ्रांसीसी जुबान में इसे रिमी भी कहा जाता है। नेक्स्ट, व्हाट इज ग्लेशियर के काम। जैसे कि आप लोगों को पहले बता दिया है, ये स्टेप्स से बीच में आ गया है, इसको स्किप करते हैं। अब करेंगे हम लोग लैंड फॉर्म्स प्रोड्यूस्ड बाय ग्लेशियर इरोजन। नहीं, ग्लेशियर के काम, ग्लेशियर के 3 काम होते हैं: इरोशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन। इरोशन, इरोशन मीन्स कटाव, अम्लीय कटाव। बर्फानी दरिया अमूमन 3 तरह से कटाव का अंजाम देता है। यानी ग्लेशियर अमूमन 3 तरह से कटाव का काम अंजाम देता है। एक होता है प्लाकिंग, जिसको चुटकाव कहते हैं। एक दूसरा होता है एब्रेशन, जिसे घिसाव कहते हैं। और दूसरा होता है एट्रिशन, यानी जिसको अम्ले पर सूद भी कहते हैं। अम्ले चुटकाव के बारे में अगर हम लोग जानेंगे तो हम लोग यूँ जान सकते हैं, बर्फ का पिघला हुआ पानी चट्टानों के जोड़ों और दरारों में दाखिल होता है, जो दर्जा हिरारत कम होने से जम जाता है। उससे फी मुरब्बा इंच खत्ता पर 2000 पौंड का दबाव पड़ता है, जिससे चट्टानें कमज़ोर हो जाती है और वो बड़े बड़े टुकड़ों में मुंतशिर हो जाती है। उस अमल को वेडिंग भी कहते हैं। मुतहरिक बर्फ के हमला से चट्टानें दबाव की वजह से जुड़ के साथ टूटती है और वहाँ गड्ढा बन जाता है। उस अमल को चुटकाव कहते हैं, यानी प्लाकिंग कहते हैं। नंबर 2 जो आप लोग देख पा रहे हैं, एब्रेशन।
एब्रेशन जिसको उर्दू में अम्ले घिसाव कहते हैं, समझ गए होंगे। घिसाव मीन्स घिसाव। खालिश बर्फ कटाक्षों का काम अंजाम नहीं दे सकते हैं, लेकिन कंकर पत्थर वगैरह के साथ मिलकर ये सैंड पेपर की तरह बगली वतली को घिसते रगड़ते खरचती रहती है। जैसे कि कारपेंटर की दुकान में या लोहार की दुकान में, जैसे कि कारपेंटर रेत पेपर से लकड़ी को जब घिसते हैं तो कैसी दरारें पड़ जाती है, उसी को ही हम लोग एब्रेशन कहते हैं। अब नंबर 2 यानी इरोशन के नंबर 3 एट्रिशन। एट्रिशन क्या है? यानी अम्ल प्रसूति। ग्लेशियर अपने बहाव के साथ बड़े बड़े चट्टानी टुकड़ों को लेकर आगे बढ़ते रहते हैं, समझ गए। ग्लेशियर अपने बहाव के साथ बड़े बड़े चट्टानी टुकड़ों को यानी पत्थर वगैरह को लेकर आगे बढ़ते रहते हैं। ये चट्टानी टुकड़े आपसी टकराव की वजह से जब टूट फूट कर छोटे छोटे ज़रात में तितर बितर हो जाते हैं तो उस अमल को अमले प्रसूदगी यानी एक्सप्रेशन कहते हैं। अब जो हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन, यानी ट्रांसपोर्टेशन अमले इंतकाल यानी बहाव, अमले इंतकाल। ट्रांसपोर्टेशन क्या है? जब जैसे कि आप लोग वर्क ऑफ रिवर में वर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट पढ़े हैं, उसी तरह से ग्लेशियर ऑफ वर्क में ट्रांसपोर्ट के भी सेम काम है जैसे दरिया के काम है। इसको स्किप करते हैं। डिपोजिशन, वर्क ऑफ ग्लेशियर के डिपोजिशन यानी जमाव, जैसे कि नदी के जो जमाव के काम हैं, सेम इसी तरह से डिपोजिशन ग्लेशियर ऑफ वर्क के भी डिपोजिशन होते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे लैंडफॉर्म्स प्रोड्यूस्ड बाय ग्लेशियर इरोशन, यानी ग्लेशियर के कटाव से बनने वाले जमीनी स्पार, यानी ग्लेशियर के कटाव से जो जमीन की जो तस्वीरें बनती है, यानी जमीन की जो स्काल नजर आती है, मैप या इमेज बनते हैं, लैंडफॉर्म्स बनते हैं, उसके बारे में हम लोग एक के बाद एक पढ़ेंगे। नंबर 1 सर्क या कोरी। सर्क या कोरी क्या है? सर्क या कोरी इज ए टाइप ऑफ ग्लेशियल इरोशनल लैंडफॉर्म्स। इट इज also known as a कोरी। They are deep, long and wide through or basin with the very steps concaved to vertically dropping high walls at its head as well as sides. A crack, a cirque is basically a ball-shaped depression formed by the erosional activity of glacier। यानी हम लोग सर्क या कोरी को उर्दू में यूँ पढ़ सकते हैं, ग्लेशियर के घाटी के किनारे या ऊपरी हिस्से में पाला के असर से छोटे गड्ढे बन जाते हैं। पाला मीन्स बर्फ का टुकड़ा, जो बाद में इतने चौड़े और गहरे हो जाते हैं कि वहाँ फिर से ग्लेशियर बनने लगते हैं। जब ग्लेशियर ऊपर से नीचे खिसकता है तो घटाव की वजह से उसकी सतह गहरी हो जाती है, जो देखने में कटोरा या आर्म कुर्सी की तरह यानी आराम कुर्सी की तरह होती है। ऐसी शक्ल जो फ्रांस में क्रैक सर्क, स्कॉटलैंड में कोरी, वेल्स में CWM और जर्मनी में कार कहते हैं। ग्लेशियर के पिघल जाने से उनमें झील बन जाते हैं, जिसे टर्न कहते हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग एरिट के बारे में, यानी ग्लेशियर के कटाव में जो तस्वीर बनती है, जो लैंडफॉर्म्स बनती है, उनमें से एक एरिट है। एरिट क्या है? एरिट पहाड़ी खित्ता में जब किसी पहाड़ के दोनों जानिब वाक़े सर्क एक दूसरे के जानिब घिसकने लगते हैं तो उनके दरमियानी हिस्सा कट कर नोकीली होने लगती है, जैसे कि आप लोग तस्वीर में देख पा रहे हैं। उसकी शक्ल तकरीबन कंघी या आरी के दांतों की तरह होती है, इसे ही एरेट कहते हैं। एरेट मीन्स आरी या कंघी। नंबर नेक्स्ट आप लोगों के सामने पैरामेडिकल पीक ऑफ हॉल।
ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम में आ सकता है, क्लास 10 यानी माध्यमिक के एग्जाम में आ सकता है। लैंडफॉर्म प्रोड्यूस्ड बाय ग्लेशियर इरोजन, यानी ग्लेशियर के कटाव में जो पिरामिडिकल पीक ऑफ हॉर्न बनता है। पिरामिडिकल आप लोग देख सकते हैं, पिरामिड आप लोग देख के पढ़े हैं, हिस्टोरी में पढ़े हैं, जोग्राफी में पढ़े हैं, और उर्दू में भी आप लोग पिरामिड के बारे में पढ़े हैं। तो ये जो आप लोगों के सामने जो तस्वीर दिख रहा है, ये पिरामिड की तस्वीर है, पिरामिड की तरह ही है। इसी को बारे में, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिसको उर्दू में मकरूती या चूटी या सिंह, मकरूती चूटी या सिंह। जब किसी पहाड़ चूटी के चारों तरफ सर्ग बन जाते हैं तो उन्हें अपने सरे की दीवार को तेजी से काटते हैं, जिससे उनके दरमियानी पिरामिडिकल पीक बन जाती है। पीक मीन्स चोटी बन जाती है। जब ये चोटी और नोकीली हो जाती है तो उसे हॉर्न कहते हैं। हॉर्न मीन्स बहुत ही नोकीला। स्विट्जरलैंड के मैटरहॉर्न और हिंदुस्तान में हिमालय का नीलकांत और सेवलियन का चोटी उसकी उम्दा मिसाल है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे ट्रांकेटेड स्पॉट। ट्रांकेटेड स्पॉट क्या है? ग्लेशियर नदी के जरिया बनाई हुई, ग्लेशियर नदी के जरिया बनाई हुई की वादी को अपना कर बहती है। भी सकल की वादी को अपना कर बहती है, जैसे आप लोग तस्वीर में देख पा रहे हैं, जिसे वह घिसते घिसते यू सकल की बना देती है। अगर भी सेप्टी की वादी में बर्फ बहेगा तो वो यू सेप्टी बन जाएगी, तो उसी को हम लोग ट्रांकेटेड स्पॉट्स कहते हैं। जैसे ग्लेशियर अपनी वादी में बहती है, उसमें मौजूद चट्टानी माध्य मसलसल कटाव करते रहते हैं, जिससे ये घाटी और भी चौड़ी और गहरी हो जाती है। ग्लेशियर के बहाव के रास्ते में मसलसल कटाव होता है, तो ग्लेशियर के रास्ते में इंटरलॉकिंग स्पॉट्स को भी तेजी से काटती छांटती रहती है, उसे ट्रांकेटेड स्पॉट भी बन जाता है, जो दरअसल इंटरलूकिंग स्पॉट्स का ही एक शकल है। नेक्स्ट आप लोगों के सामने हैंगिंग वैली, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है माध्यमिक के एग्जाम के लिए। हैंगिंग वैली क्या है? नदियों की तरह ग्लेशियर के भी एक सॉरी नदियों की तरह ग्लेशियर के भी माउंट दरिया होते हैं, जो खास ग्लेशियर में आकर मिलते हैं। खास ग्लेशियर अपने मावन ग्लेशियर के मुकाबले अपनी वादी को आसानी से ज़्यादा गहरा कर देती है, जिससे खास ग्लेशियर और मावन ग्लेशियर के संगम पर ढाल तेज हो जाता है। जैसे कि आप लोग तस्वीर में देख पा रहे हैं, जब बर्फ पिघल जाती है तो मावन ग्लेशियर का पानी खास ग्लेशियर की वादी में आबशार यानी झरना की शक्ल में गिरने लगती है, जिससे मावन ग्लेशियर की वादी में घुलती हुई दिखाई देती है। जैसे कि तस्वीर में आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, इसी को ही हैंगिंग वैली कहते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम में आ सकता है कि राइट नोट ऑन हैंगिंग वैली प्रोड्यूस्ड बाय ग्लेशियर इरोजन। उसके बाद हम लोग जानेंगे ये ग्लेशियर आइस। ग्लेशियर आइस क्या है? ग्लेशियर आइस यानी सॉरी रोचेस माउंटेन। रोचेस माउंटेन क्या है? बर्फानी दरिया यानी ग्लेशियर की रवानी में अगर रास्ते में कोई उभरी हुई चट्टान मिलती है तो ग्लेशियर घिसाव और चटकाव के जरिया उभरे हुए हिस्सा को गोल या अंडा नमा बना डालते हैं, लेकिन मुखालिफ हिस्सा नाहमार छोड़ देते हैं। जब ग्लेशियर पिघल जाता है तो वो चट्टानें दूर से ढेर की पीठ की तरह नजर आती है, इसलिए इसे रोचेस माउंटेन या सीप रॉक भी कहते हैं। ये जो आप लोगों के सामने देख पा रहे हैं, यही है रोचेस, यानी ये ढेर ढेर के पीठ की तरह दिखाई देता है, इसलिए इसको रोचेस माउंटेन या सीप रॉक भी कहते हैं। नेक्स्ट यूसेफ वैली और ग्लेशियर ट्रॉट। यूसेफ की वादी या ग्लेशियर नान पहाड़ी हिस्सों पर बर्फानी दरिया के जरिया बनी पुरानी वादियों से होकर बहता है। नदी की तरह ये नई
वादी नहीं बनाता बल्कि पुरानी वादी नहीं तब्दीली लाती है। नदियों के घाटी भी शकल की तंग वादी होती है। ग्लेशियर उनकी तली और किनारों को खिसक कर भ्रमण कर उन्हें गहरी और चौड़ी करके यू शकल की घाटी में तब्दील देता है। इसे ही यू शकल की वादी कहते हैं। ये अमूमन हैंगिंग वैली से ही रिलेटेड है। नेक्स्ट, क्राग एंड टेल। क्राग एंड टेल क्या है इसके बारे में जानिए। लैंडफॉर्म प्रोड्यूस्ड बाय ग्लेशियर इरोजन, यानी ग्लेशियर के कटाव में बनने वाले जो क्राग एंड टेल है इसके बारे में जानिए। क्राग एंड टेल, जब बर्फानी दरिया के रास्ते में कोई बहुत सख्त चट्टान आ जाती है तो वह उसे काट नहीं पाता, लेकिन सख्त चट्टान के सामने वाले ढाल के करीब नरम चट्टानों को वह ज्यादा काट डालती है और दूसरी तरफ वह चट्टानी टुकड़ों को जमा कर देती है, जिससे ग्लेशियर के सामने वाले भाग तेज हो जाती है लेकिन दूसरी तरफ लंबी धूल की तरह दिखाई देती है, जिसको क्रैक या टेल कहते हैं। नंबर नेक्स्ट, फॉर फिजर्ड और फ्यूअर्ड क्या है। फ्यूअर्ड क्या है? फ्यूअर्ड एग्जाम में आ सकता है, तो बड़ी बड़ी गौर से सुने, ध्यान से। फ्यूअर्ड also extend fjord, fjord को fjord भी कहते हैं। लॉन्ग नैरो आर्म ऑफ द सी commonly extending far island that results from marine inundation of a glaciated area. So many fjords are approximately deep। उर्दू में हम लोग यूँ जान सकते हैं, समुद्री किनारों पर वाक़ ग्लेशियर की वादी में बहुत ज़्यादा गहराई तक कटाव का काम होता है, जिससे उसका दहाना चौड़ा हो जाता है, यानी मुंह चौड़ा हो जाता है। समुद्री किनारों पर ऐसे रास्तों को जिनके जरिया समुद्र पानी उन वादियों में दाखिल हो जाता है उसे फ्यूअर्ड कहते हैं। ज़्यादातर स्वीडन, नॉर्वे और स्कॉटलैंड में देखने को मिलता है इस तरह के लैंडफॉर्म। अब हम लोग जानेंगे लैंडफॉर्म प्रोड्यूस्ड बाय ग्लेशियर डिपोजिशन, यानी ग्लेशियर के डिपोजिशन के जरिया बनने वाले जमीनी आजकल के बारे में जानेंगे। ये जो आप लोगों के सामने पेश किए हैं मॉरिन। मॉरिन क्या है? ए मॉरिन इज एन एक्यूमुलेशन ऑफ कंसोलिडेटेड डेबिट, रिगुलिस और रॉक, sometimes referred to as glacial fields, that occurs in both currently and formerly glaciated regions and that has been previously carried along by a glacier or ice sheet। उर्दू में हम लोग इसे यूँ जान सकते हैं, मोरिन, यानी मोरिन क्या है? ग्लेशियर जहाँ खत्म होता है, गौर से, ग्लेशियर जहाँ खत्म होता है यानी जहाँ बर्फ पिघल जाती है, वहाँ वह अपने साथ ढोकर लाए हुए पत्थरों, कंकरों, बहरी वगैरह को छोड़ देता है। उन्हें जमा शुदा मासों को मोरिन कहते हैं। बनावट के एतबार से अकॉर्डिंग टू द कंस्ट्रक्शन मोरिन्स को चार हिस्सों में, चार किस्म के होते हैं। नंबर 1 लेटरल मॉरिन, नंबर 2 मिडिल मॉरिन, नंबर 3 इंड मॉरिन। यानी लेटरल मॉरिन को उर्दू में आखिरी, लेटरल मॉरिन को बगली मॉरिन कहते हैं, मिडिल को दरमियानी मॉरिन कहते हैं, इंड मॉरिन को आखिरी मॉरिन कहते हैं। तो आइए जानते हैं नेक्स्ट, outwash plain। Outwash plain is very important for mapping ground। outwash plain क्या है? outwash plain, जिसको उर्दू में बर्फ साफ्ता मैदान कहते हैं, ग्लेशियर के पिघलाव से जो बर्फानी पानी बनता है, बड़ी गौर से सुनिएगा और तकलीफ को दीजिए। ग्लेशियर के पिघलाव से जो बर्फानी पानी बनता है वह जब आखिरी मॉरिन से होकर गुजरता है, मॉरिन मॉरिन का माने होता है शहर। ग्लेशियर के पिघलाव से जो बर्फ पानी बनता है
वो जब आखिरी मोरिन से होकर गुजरता है तो मोरिन के मार्गों को ग्लेशियाई वादियों के अगले हिस्से में चादर के तौर पर फैला देता है। यह जमाव सिलसिलावार होता है। ऊपरी हिस्से में कंकड़, ऊपरी हिस्से में कंकड़ और खरदरे पत्थर, वस्ती हिस्से में बालू और सरे पर एक मिट्टी बिछा देती है, मिट्टी की फर्श बिछा देती है। उस तरह बर्फीला पानी के जरिए जमाव से पंखे के शकल का मैदान बन जाता है, जिसे आउटवाश प्लेन या चोटी भी कहते हैं। नंबर में किस्कर क्या है? स्कार और ओर, sometimes called an osser or serpent scarm, is a long leading ridge of stratified sand and gravel. Examples of which occur in glaciated and formerly glaciated regions of Europe and North America. Skirts are presently several kilometers long and because of their uniform shape look like railway embankment। जैसे कि आप लोगों के सामने तस्वीर में स्कर क्या है? ये बर्फानी दरिया के पानी से बनते हैं। ये बर्फानी यानी ग्लेशियर के पानी से बनता है। ये रेत बहरी के परतों से बनी तंग और टेढ़ी कम बुलंदी वाले रिज होते हैं। ये देखने में कुदरती बांध की तरह नजर आते हैं। ग्लेशियर जब पिघलता है तो मलबे वहाँ रिज की शक्ल में जमा हो जाता है। यूरोप में उनके ऊपर जा बजा सड़कें बनाई गई है, जैसे कि आप लोगों के सामने तस्वीर में दिखाया गया है इस तरह से। नेक्स्ट आप लोगों के सामने ड्रामलैंड बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कभी कभी ग्लेशियर थोड़े थोड़े वक्फा पर आगे पीछे खिसकता रहता है। कभी कभी ग्लेशियर थोड़े थोड़े वक्फा पर आगे पीछे खिसकता है तो वह मकाम बोल्डर क्ले के जमाव के जरिया कटे हुए अंडे उल्टी नाव या चमचा के शक्ल का बन जाता है। ये ग्लेशियर के मुंह की तरफ खड़ी ढाल वाला और सरदार होता है, जबकि पीछे का हिस्सा शुष्क ढाल वाला होता है। ऐसी ही जमीन की शक्ल को ड्रामलैंड कहते हैं। ये चमचा की तरह दिखने में लगता है और ये देखने में लगता है उल्टी नाव की तरह या कटा हुआ अंडा की तरह। ड्रामलैंड की बुलंदी 6.6 मीटर से 40 मीटर तक और लंबाई 0.8 किलोमीटर से 32 किलोमीटर तक होती है। ये खासतौर से आयरलैंड, यूनाइटेड अमेरिका और फिनलैंड में पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट की बार जानेंगे केम के बारे में। केम क्या है? केम क्या है? तो ये केम जो है, ग्लेशियर जब अपनी ही आखिरी मंजिल की तरफ पहुंचकर ग्लेशियर जब यानी हिमोबाह जब अपनी आखिरी मंजिल की तरफ पहुंचकर पीछे की तरफ खिसकता है तो उसके जरिया बहा कर लाए पत्थर, कंकड़ और बालू वगैरह वही जमा हो जाता है, जिससे वहाँ पहाड़ी टेले की तरह अर्जी शक्ल बन जाती है। उसे ही केम कहते हैं। ऐसे टेले 35 मीटर से 60 मीटर तक हाइट के होते हैं। ये आप लोगों के सामने ये जो तस्वीर देख पा रहे हैं आप लोग, इसी को ही केम कहते हैं, यानी मिट्टी का ढेर या मिट्टी का ढिपरी, जिसको ढिपरी कहते हैं आम जुबान में, ये ही केम है। ये केम में बहुत ही खूबसूरत सा घर बनाकर दिखाया गया है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट पढ़ेंगे केटल, यानी केटल क्या है? केम के मुखालिफ केटल गड्ढे होते हैं, यानी केम के जो अपोजिट साइड्स में होते हैं वो जो गड्ढे होते हैं, डिप्रेशन होते हैं, बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े के पिघल जाने पर केटल का जमाव होता है। जैसे कि आप लोगों के सामने तस्वीर में पेश किया गया है। केटल बिफोर कैसा था और आफ्टर कैसा है। केटल के दरमियान में कई छोटे छोटे टीले होते हैं जिन्हें हमोक कहते हैं, हमोक भी कहते हैं।
यानी ये केटल की तस्वीर आप लोगों के सामने पेश किया गया है। ए केटल also known as a kettle lake, केटल होल या पोथ होल, जिसको होल मीन्स सुराख या गड्ढा कहते हैं, इज ए डिप्रेशन होल इन एन आउटवर्ड प्लेन फॉर्म्ड बाय रिटर्निंग ग्लेशियर और ड्रेइंग फ्लोट्स वाटर। The kettle are formed as a result of blocks of dead ice left behind by retiring glacier, which become surrounded by sediments deposited by meltwater stream as there is increased friction। ये आप लोगों के सामने सेकेंड तस्वीर केटल के, ये लैंडफॉर्म बाय ग्लेशियो डिपोजिशन के बारे में आज हम लोगों ने जानकारी हासिल किया। जो जानकारी हासिल करने में या मेरे बोलने में अगर कोई चीज़ रह गया हो तो उसको क्लास के नोट्स में लिखा दिए जाएंगे, अच्छी तरह से नोट्स लिखा दिए जाएंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो आगे अपने खास के लिए ज़रूर शेयर करें, ताकि आपके खास भी इस वीडियो से नॉलेज हासिल कर सके, वर्क ऑफ ग्लेशियर के बारे में नॉलेज हासिल करें और वर्क ऑफ ग्लेशियर के 3 किस्मों के बारे में जानें। वर्क ऑफ 3 किस्म के बारे में की वजह से जो लैंडफॉर्म्स होते हैं उन सब के भी बारे में जानें और माध्यमिक के एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा नंबर लाकर कामयाबी हासिल करें। तो आज का क्लास यहीं तक। जय हिंद, थैंक यू।